हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी, आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये सीरीज़ मंडल दर्शन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आज हम बनारस का, जो कि वाराणसी नाम से मशहूर है, वहाँ पर उसका सेकंड पार्ट देखेंगे और उसमें कंप्लीट करेंगे उसके आगे के 2 ज़िले, जो कि एक है आपका जौनपुर और एक है आपका खुद वाराणसी। वाराणसी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उससे बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और जिन बच्चों ने वाराणसी फर्स्ट नहीं देखा है वो भी उसको देख लें, उसमें हमने चंदौली और गाजीपुर पढ़ लिया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाराणसी की। ये इसका तीसरा जिला है। यहाँ पर अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको, यही आपका वाराणसी है। अगर हम इसके अंदर अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनकी बात करें कि भाई जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पे पड़ता है, तो वो खुद वाराणसी के अंदर ही है। और मंडल तो आपको पता ही है कौन सा चल रहा है भाई, वाराणसी चल रहा है। इसका हेड ऑफिस भी वाराणसी में है। अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका क्षेत्रफल है 1535 किलोमीटर। ये एक बार पूछ लिया गया था, तो इसी वजह से इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो यहाँ पर जो लैटिट्यूड है वो कितना दिखाई देता है भाई, वो दिखाई देता है 25 डिग्री 14 मिनट से लेकर 25 डिग्री 23 आपके नॉर्थ तक। फिर अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें कि भाई लॉन्गिट्यूड क्या है, तो लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री 56 मिनट से लेकर 83 डिग्री 03 मिनट तक। जैसे 56 बोल दिया जाता है फ्लो में, तो आप इसे याद रखिएगा 56 बोला जाता है, ठीक है। ये आपका कहाँ रहेगा, ईस्ट में रहेगा। बाकी की बात करते हैं अगर इसकी सीमाओं की, तो ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभार कि भाई इसकी बाउंड्रीज किस किस से लगती हैं। तो अगर पूरब की बात करें, ईस्ट की बात करें, तो चंदौली दिखाई देगा। अगर हम वेस्ट की बात करें तो भदोही दिखाई देगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है भाई, जब हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पढ़ते हैं तो भदोही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में 2 जिले आते हैं, जौनपुर और गाजीपुर। अगर हम साउथ की बात करें तो मिर्ज़ापुर आता है, कालीन भैया वाला है ना, तो मिर्ज़ापुर यहाँ पे साउथ में दिखाई देता है। तो ये टोटल कितने हुए, टोटल हो गए आपके सीधे सीधे 3 और 2 5, 5 जिलों से इसकी सीमा टच होती है। आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके प्राचीन नाम और उपनामों पर। यहाँ पे इसके बहुत सारे प्राचीन नाम हैं भाई। जैसा कि आपको याद रखना है, इसे विश्वनाथ नगरी कहा जाता है, काशी विश्वनाथ नगरी है ना। तो विश्वनाथ बाबा भोलेनाथ को कहा जाता है। मुक्ति नगर भी इसे कहा जाता है, इसे घाटों का नगर भी कहा जाता है। मतलब यहाँ पे इतने सारे घाट हैं गंगा के किनारे पर, तो इसे नाम ही दे दिया घाटों का नगर। इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। इसे भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक राजधानी भी नाम दिया गया है। तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है, तो आंसर आएगा आपका क्या, वाराणसी। फिर उसके बाद भगवान शिव की नगरी, भोलेनाथ की नगरी आपकी वाराणसी। दीपों का शहर, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दीपों का शहर वाराणसी को कहा जाता है। ज्ञान नगरी वाराणसी को कहा जाता है। यहाँ से आगे बढ़े तो बनारस और काशी इसी के नाम है, ठीक है। जो लोग बनारस बनारस कहते हैं क्योंकि फेमस सबसे ज़्यादा बनारस ही है। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले मैं खुद ही बोल रहा था बनारस, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा बनारस ही बोला है, तो इसी वजह से बनारस मुंह से निकलता ही निकलता है। तो बनारस और काशी इसी के नाम है। दूसरा, संगीत का शहर भी कहा जाता है, म्यूजिक सिटी कहा जाता है इसी को। और गलियों का शहर, आपने सुना होगा कि बनारस की गलियां बहुत मशहूर हैं, तो बनारस को गलियों का शहर भी कहा जाता है। छोटी छोटी गली हैं, अभी तो वहाँ पे कॉरिडोर वगैरह बना दिया है काशी विश्वनाथ के पास, अदरवाइज वहाँ पे भी जाने के लिए बहुत पतली पतली गलियाँ थी, ठीक है। तो ये नाम है वहाँ के। अब बात करते हैं कुछ इतिहास की, हिस्ट्री की बात करते हैं, उसके स्थापना के बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले जो इसका उल्लेख मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ पे मिलता है भाई, अथर्ववेद में। और ये पूछा जाएगा कि काशी का मतलब आपके वाराणसी का उल्लेख प्राचीन काल में कहाँ दिखाई देता है, तो आंसर हो जाएगा अथर्ववेद।
बात करते हैं नामकरण की, तो नामकरण वरुणा नदी और अस्सी नदी के मध्य स्थित होने के साथ साथ इसी वजह से इसका नाम वाराणसी रखा गया। वरुणा से लिया गया और अस्सी से लिया गया, वाराणसी, इन्हीं दोनों नदियों के नाम को जोड़ दिया गया है और नाम दे दिया गया है वाराणसी। 6वीं शताब्दी की बात की जाए तो काशी महाजनपद की राजधानी हुआ करता था। ठीक है, अब देखिए आपने 16 महाजनपद पढ़े हैं, तो वही चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये भी आपकी एक महाजनपद की कैपिटल हुआ करता था। यहां से जैन धर्म के बारे में अगर बात की जाए कि भाई जैन धर्म से इसका कैसे ताल्लुक है, तो जैन धर्म के कई तीर्थंकर यहां से रिलेट होते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे भी रहा होगा 7वें तीर्थंकर सुपर्शनाथ, फिर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, यहाँ पर इन दोनों का ही जन्म स्थल है। और 23वें तीर्थंकर हैं उनके बारे में तो बहुत बार पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि उन्होंने 4 सत्य दिए हैं, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर जो 4 व्रत हैं वो यहाँ पे इन्होंने ही दिए हैं। ठीक है, फिर बाद में एक जोड़ के महावीर स्वामी ने उसे महाव्रत की संज्ञा दे दी थी। फिर आगे बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म की बात करते हैं कि क्या ये बौद्ध धर्म से भी रिलेट करता है, तो बिल्कुल करता है। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में ही अपना पहला उपदेश दिया था जिसको हम धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। तो ये बात भी याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध की जीवन से भी यहाँ पे स्टोरी जुड़ती है और वो है सारनाथ। सारनाथ में पहली बार उपदेश दिया। ठीक है, फिर उसके बाद विश्व के सबसे पुराने जीवित शहरों में से भी ये एक है। ऐसा कहा जाता है कि काशी सबसे पुराने शहरों में से एक है जो कि आज भी जीवित है। अगर हम मध्यकाल की बात की जाए तो कन्नौज राज्य का ये हिस्सा हुआ करता था। उसके बाद बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों का समर्थन करके ये अवध से स्वतंत्र हुआ था। जब बक्सर की लड़ाई चल रही थी वहां पर इसने अंग्रेजों का सपोर्ट किया और इन्होंने अवध से खुद को स्वतंत्र करा लिया। 1911 में महाराजा प्रभु नारायण सिंह, उन्होंने वाराणसी का खुद को राजा नियुक्त किया था। तो यह भी पूछा जा सकता है कि भाई 1911 में वाराणसी का कौन राजा था, तो आंसर हो जाएगा प्रभु नारायण सिंह। क्लियर है ये बात? तो ये सारी की सारी चीजें हिस्ट्री से रिलेट करती हैं, उसकी स्थापना से रिलेट करती हैं। अब बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों पर कि वहां पर जो प्राकृतिक संसाधन है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक, अब देखिए नदियों की बात की जाए तो गंगा तो वहां पे मशहूर है। अब थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि वाराणसी का नाम कैसे पड़ा, तो वरुणा और अस्सी नदियों की वजह से वाराणसी पड़ा। तो वो दोनों नदियां भी यहां पर दिखाई देंगी। तो ये 3 नदियां हो गई। फिर उसके बाद एक झील दिखाई देती है जिसको औंधी ताल कहा जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि औंधी ताल कहां पर है, तो वो आपका वाराणसी में है। अगर ऊर्जा परियोजनाओं की बात की जाए तो यहाँ पे अहरौरा घाटी परियोजना चलती है, तो ये भी आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है ये बात? चलिए अब बात करते हैं वहां की अर्थव्यवस्था की और इंडस्ट्रीज की, इकोनॉमिक सिस्टम की और इंडस्ट्रीज की। यहां पर बहुत ही शानदार तरीके से, अगर मैं कहूं उच्च तकनीकी रेशम बुनाई होती है, पहली बात। दूसरा, डिजाइनिंग क्लस्टर बनते हैं यहां पे, 2 हो गए। फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ब्रोकार्ड क्लस्टर होता है। उसके बाद पेट्रोलियम उद्योग बहुत फेमस है यहाँ पर। उसके बाद ग्लास मोती क्लस्टर बहुत फेमस है यहाँ का। हैंडलूम क्लस्टर बहुत फेमस है। स्टोन कार्डनिंग क्लस्टर बहुत फेमस है। ईंट उत्पादन बहुत फेमस है। वुड क्लस्टर बहुत फेमस है यहाँ का। यहाँ से विद्युत इकाइयाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कृषि आधारित उद्योग भी है यहाँ पर, पेय उत्पाद भी है यहाँ पर, और लकड़ी के खिलौने सबसे इम्पोर्टेंट। बनारस के लकड़ी के खिलौने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ये पूछा भी गया है और पूछा भी जाता रहेगा। अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूं और वहाँ पे जो अभ्यारण्य है उनकी बात करूं तो वहाँ पर एक कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसको हम कछुआ वन्यजीव बिहार कहते हैं, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिसका निर्माण 1989 में हुआ था। एक वहाँ पे मृगदाब पक्षी विहार है,
ये भी आपको याद रखना है। और सारनाथ का जैसे ही नाम आएगा तो आप सीधे मार देंगे कि हाँ भाई ये वाराणसी में है। तो सारनाथ हिरण उद्यान भी आपका वाराणसी में दिखाई देता है। इससे आगे बढ़ते हैं और इससे आगे चलते हैं कि विशेष उत्पाद और उसकी पहचान की बात की जाए तो यहाँ पे ओडीओपी अगर देखा जाए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, कौन सा है यहाँ पे, तो वो है रेशम उत्पाद। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर जीआई टैग की बात करूं, यहां पे जीआई टैग की अगर बात की जाए तो यहां आपने तिरंगा बर्फी बहुत मशहूर है यहाँ की, डलुआ मूर्ति बहुत मशहूर है यहाँ की ठंडाई बहुत मशहूर है, यहाँ की मिठाई बहुत मशहूर है, यहाँ की चाट बहुत मशहूर है। यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में पान को भी दे दिया गया है, यहाँ की साड़ी को भी दे दिया गया है। तो ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स हैं जो कि कहाँ के हैं, बनारस के हैं। तो ये भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन संरचना की, प्रशासनिक संरचना की। तो इसको भी देख लिया जाए क्योंकि आप अधिकारी बनने वाले हैं यूपी में, तो आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा सीट एक ही है, विधानसभा सीट यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो 8 विधानसभा सीट, 1 लोकसभा सीट। लोकसभा सीट पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अब विधानसभा सीट कौन कौन सी है भाई, यहाँ पे एक सीट पड़ती है शिवपुर, एक सीट पड़ती है पिंडरा, एक सीट पड़ती है अजगरा, एक सीट पड़ती है वाराणसी दक्षिण, एक सीट पड़ती है वाराणसी उत्तर, एक सीट पड़ती है वाराणसी कैंट, एक सीट पड़ती है सेवापुरी और एक सीट पड़ती है रोहनिया। तो ये 8 सीटें हैं जो कि विधानसभा की हैं। और वहाँ के जो स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि भाई ये एरिया हमारा है। अगर कोई बच्चा ये वीडियो बनारस से देख रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो कहाँ से यहाँ पर रिलेट करता है। ठीक है, चलो इससे आगे बढ़ते हैं। अगर इस सेंसस पे पूरा का पूरा नज़र डालें, जनगणना पर, तो इसे नाम देते हैं जनगणना। ठीक है, जनगणना की अगर बात की जाए तो कुल जनसंख्या कितनी है, पहला स्लॉट तो वो 3676,841 है। कितनी है भाई, 3676,841, जिसमें से आपके पुरुष कितने हैं, 1921,857, महिला कितनी है, 1754,984। ये टोटल हुआ पहला। अब बात करते हैं शहरी जनसंख्या की, तो इसमें से 1597,051 आपकी क्या है, शहरी संख्या है। फिर उसके बाद लिंगानुपात करते हैं शहर का, कहाँ का, शहर का, वो है 889। कितना है भाई, 889 है। शहरी साक्षरता दर कितनी है, 78.41 है। अगर ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए तो वो कितनी दिखाई देती है भाई, 2079,790 दिखाई देती है। वहां का लिंगानुपात कितना है, 932 है। वहां की साक्षरता दर 73.38% है। अगर कुल साक्षरता दर देखी जाए वाराणसी की टोटल, तो वो कितनी है भाई, 75.60 दिखाई देती है, जिसमें से पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं, 83.8% दिखाई देते हैं। फीमेल कितनी है, 66.7 दिखाई देती हैं। अगर लिंगानुपात देखा जाए टोटल यहाँ का 913 दिखाई देता है, 913 दिखाई देता है। और जनसंख्या वृद्धि दर 17.15 है। और अगर हम घनत्व की बात करें, डेंसिटी की बात करें, तो 2395 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे दिखाई देते हैं। ये सेंसस के आंकड़े हो गए। ये पूरा का पूरा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। चलो अब बात करते हैं पढ़ाई लिखाई के सेगमेंट की, शैक्षणिक और जो अनुसंधान रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर, उनके बारे में। आपने हर किसी ने सुना होगा कि भाई साहब बीएचयू में पढ़ना है, एक सपना रहता है। डीयू हुआ, बीएचयू हुआ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हुआ, ये सारी की सारी बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी यहीं पर है, 1916 में गठन हुआ था। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ भी यहीं पर है, 1975 में हुआ था। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर बैब्रियन स्टडीज़ भी यहीं पर है, और वो कब बना था, 1967 में बना था। एक कॉलेज यहाँ पे दिखाई देता है संस्कृत का, जो कि बहुत फेमस है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। वो कब बना है भाई, 1958 में। ये कॉलेजेस के भी आपसे ईयर पूछ लेता है, तो इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, एक अनुसंधान रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, और वो है अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र।
बहुत फेमस है, ठीक है, बहुत फेमस है। और ये फिलीपींस की शाखा है, क्लियर है ये बात, फिलीपींस की शाखा है यहां पर, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। फिर आईआईटी भी है यहां पर, ठीक, आईआईटी भी दिखाई देता है। आईआईटी के साथ साथ यहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च भी यहीं पर है। आईआईटी तो है ही, टेक्नोलॉजी का मसला तो यहां पे है ही, उसके साथ साथ आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च भी दिखाई देता है। दूसरा, भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान भी दिखता है, और उसके साथ साथ राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र भी यहीं पे दिखाई देता है। तो ये सारे के सारे अपने आप में एक एक इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है। आईआईटी भी लिख लीजिएगा, आईआईटी बनारस। चलो अगले पे चले, आगे देखते हैं कौन कौन से हैं। डीएलडब्ल्यू दिखाई देगा आपको, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। यहीं पे कल परसों ही एक न्यूज में बता देता हूं, यहीं पर सोलर पैनल बिछाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा बनारस के अंदर ही भारत में पहली बार रेलवे ट्रैक पे सोलर पैनल बिछाए गए हैं। ये भी याद रखिएगा, बनारस के अंदर ही है, सोलर पैनल बीच में बिछा दिए गए हैं। तो 78 मीटर के अप्रोक्स है वो, 78 मीटर्स के। फिर उसके बाद भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल। फिर उसके बाद भारत कला भवन 1920 में निर्माण हुआ था, और ये कई बार पेपर में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा। इसके साथ साथ मदन मोहन मालवीय कैंसर विश्वविद्यालय यहाँ पे दिखाई देता है, मानसिक चिकित्सा संस्थान दिखाई देता है, और टेक्सटाइल आपको पार्क दिखाई देता है। ये सारे के सारे अनुसंधान केंद्र इंस्टीट्यूट्स आपके कहाँ पे दिखते हैं, आपके बनारस में दिखते हैं। अब बात करते हैं कुछ उत्सवों की, कुछ मेलों की, जो कि वाराणसी में दिखाई देता है। जैसे कि नककटैया, वो कहाँ पे दिखता है भाई, वो वाराणसी में है, ये इंपॉर्टेंट है। आपका रथ यात्रा मेला वाराणसी में है, द्रुपद मेला ये फेमस है, और वाराणसी महोत्सव ये भी आपका वाराणसी में है। तो ये सारे के सारे जो फेस्टिवल्स और जो आपके मेले हैं, फेयर्स, वो सारे के कहाँ पे होते हैं, वाराणसी में होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रमुख जो दर्शनीय स्थल हैं और जो धार्मिक स्थल हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे सारनाथ, मैंने पहले ही बताया, गौतम बुद्ध के साथ रिलेट करते हैं, और पहला उपदेश यहीं पे दिया गया था। काशी विश्वनाथ मंदिर भोलेनाथ का, भारत माता मंदिर, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है भारत माता मंदिर कहाँ पे है, तो वो आपका बनारस में है, वाराणसी में है। और गंगा घाट आपसे पूछे जाएंगे, है ना, मणिकर्णिका घाट हुआ, ये सारे के सारे वहीं पर दिखाई देते हैं। अगला, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है यहाँ पर, जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्लेसेस हैं वो क्या क्या है। जैसे यहाँ पे हवाई अड्डा जो दिखाई देता है उसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दूसरा यहाँ पे होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल भी है। यहाँ पे सारनाथ संग्रहालय भी है जो कि 1904 में बना। सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर भी है यहाँ पे, राज्य हिंदी संस्थान और भोजपुरी भवन भी है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रेलवे संग्रहालय भी है यहाँ पे, और सबसे इंपॉर्टेंट, देश का पहला इनलैंड वाटरवे टर्मिनल भी यहीं पर गंगा नदी पर बनाया गया था। तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि आपके बनारस के बारे में कंप्लीट किया हमने। अब बात करते हैं जौनपुर की। किसकी बात करते हैं, जौनपुर। जौनपुर का नाम आपने मिर्जापुर सीरीज में जरूर देखा होगा। मिर्जापुर में एक शरद होते हैं, वो जौनपुर के होते हैं, है ना, वहीं से रिलेट कर लो अब आप। तो जौनपुर आपका एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, और लोकेशन कौन सी है, ये रही इसकी लोकेशन। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, मुख्यालय कहां पे होगा, खुद जौनपुर में होगा। मंडल कौन सा पड़ेगा इसका मंडल पड़ेगा वाराणसी। अगर हम पूर्व के नाम देखें, इससे पहले कि जब जौनपुर नहीं कहा जाता था तो इसको उपनाम की एक संज्ञा दी गई थी। उपनाम था इसका सिराज ए हिंद। क्या नाम था भाई इसका, सिराज ए हिंद। और ऐसे ही हम पूर्व का सिराज भी कहते हैं। तो ये पूछ लिया जाता है आपसे कि पूर्व का सिराज कौन से शहर को कहते हैं, तो आंसर होगा जौनपुर को कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसके इतिहास की बात करें, इसकी हिस्ट्री की बात करें और इसके फॉर्मेशन की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसे 1358 में फिरोज शाह तुगलक ने जोना खां की याद में बनवाया था। समझ में आ रहा है, किसने बनवाया है,
फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया है। और किस नदी के किनारे बनवाया है भाई? ये बनवाया गया है गोमती नदी के किनारे पे। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि ये जो शहर है ये कौन सी नदी के किनारे पे होगा? गोमती नदी के किनारे पे होगा। फिर यहाँ से भगवान परशुराम की ये जन्म स्थली भी कही जाती है। बहुत सारी जगहों पे इसी को हमने परशुराम भगवान की जन्म स्थली कही है। दूसरा, अगर हम प्राचीनतम नाम देखें तो इसी को यवनपुर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? यवनपुर। दूसरा, प्राचीन किंवदंतियों में, मतलब जो कथा वाचनाओं में चलता है, वहां पे ऐसा कहा जाता है कि जमदग्नि ऋषि के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। ये कुछ हिस्ट्री की बातें हैं, प्राचीन काल के इतिहास की बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। जौनपुर से 7वीं शताब्दी में मौखरी वंश के बारे में पता चलता है। वहां पे राजा ईश्वर वर्मन के अभिलेख प्राप्त होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि भाई कौन से वंश की बात चलती है? मौखरी वंश की बात चलती है। और कौन से राजा के अभिलेख मिलते हैं? राजा ईश्वर वर्मन के वहां पे अभिलेख मिलते हैं। यहां से आगे बात करें तो मौखरी नरेश कन्नौज के शासक हर्ष के समकालीन थे। तो आपसे यह भी पूछा जाएगा कि भाई इनका टाइम पीरियड कब का है? तो राजा हर्ष का जो कि आपके कन्नौज के राजा दिखाई देते हैं, उनके टाइम पीरियड में ये दिखाई देता है। स्वतंत्र शर्की जो राजवंश है उसकी स्थापना मलिक सरबन ने की थी, जिसे हम ख्वाजा जहां भी कहते हैं। यहां से आगे बढ़े तो ख्वाजा जहां को 1394 में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने मलिक उस सर्क की उपाधि दी थी। तो यहां से ख्वाजा जहां की जो उपाधि है वो भी पूछी जा सकती है। और एक और चीज याद रखिएगा, पीर बोधन नामक एक सूफी संत थे जो कि इस काल के महान संगीतकार माने जाते हैं। किस नाम के हैं भाई? पीर बोधन। तो ये भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके हिस्ट्री में आपके जौनपुर से पूछे जा सकते हैं। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 4038 वर्ग किलोमीटर दिखाई देता है। यहाँ से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 25 डिग्री 24 मिनट से लेकर 26 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक इसकी लैटिट्यूड है, और 83 डिग्री 5 मिनट से लेकर 87 डिग्री 7 मिनट आपके ईस्ट में इसका लॉन्गिट्यूड है। क्लियर है ये बात? अगर अवस्थिति की बात की जाए तो गोमती नदी, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने। फिर सीमा की बात करते हैं कि भाई इसकी बाउंड्रीज कहाँ से कहाँ तक लगती है। तो अगर मैं ईस्ट की बात करूं, पूरब की बात करूं, तो गाजीपुर और आजमगढ़ से लगती है। वेस्ट की बात करूं तो प्रतापगढ़ दिखाई देता है। उत्तर की बात करूं, नॉर्थ की बात करूं तो सुल्तानपुर दिखता है। और दक्षिण की बात करूं तो आपको वाराणसी दिखेगा, भदोही दिखेगा और प्रयागराज दिखेगा। तो ये सारे के सारे आपके जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, ये सारे के सारे कहाँ दिखते हैं भाई? इसकी बाउंड्री पे दिखते हैं। टोटल हो जाते हैं 7। ठीक है, 3, 3, 6 और 1, 7। आगे बढ़ते हैं, मुख्य नदियों की बात कर लेते हैं। गोमती दिखाई देती है यहाँ पे क्योंकि उसी के किनारे बसा हुआ है। वर्णा भी दिखाई देती है, बसुही दिखाई देती है, पीली दिखाई देती है और सई दिखाई देती है। एक बार क्वेश्चन सही से ही पूछ लिया गया था कि जौनपुर में क्या सई दिखाई देती है? तो बिल्कुल दिखती है। फिर उसके बाद झीलों की बात करते हैं तो गुजर ताल यहाँ पे दिखाई देता है। ऊर्जा परियोजनाओं की बात करते हैं तो सौर ऊर्जा परियोजना यहाँ पे अभी रनिंग फॉर्म में दिखाई दे रही है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। उद्योगों के सेगमेंट पे चलते हैं, इंडस्ट्रीज के सेगमेंट पे चलते हैं। यहाँ पे अगर मुख्य उद्योग देखे जाए, मेन जो इंडस्ट्रीज है उनकी बात की जाए तो यहाँ कालीन का निर्माण बहुत ज़्यादा होता है, कृषि उद्योग बहुत ज़्यादा फेमस है, चमेली का तेल बहुत फेमस है, तंबाकू बहुत फेमस है, इत्र बहुत फेमस है, सुगंधित तेल जो हम लोग खुशबू वाला तेल लगा लेते हैं वो बहुत फेमस है, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बहुत फेमस है, सीमेंट बहुत फेमस है, और पेप्सी प्राइवेट लिमिटेड ये आपका सतहरिया में है, ये भी बहुत फेमस है यहाँ पे। क्लियर है? तो चलिए, ये सारे इंडस्ट्रीज हो गए। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं तो ऊनी कालीन जिसे हम दरी कहते हैं, ये यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत रखा गया है। भौगोलिक संकेतन की बात करें तो जीआई टैग जिसे कहते हैं, इमरती आपने खाई होगी, मीठी मीठी इमरती, तो यहीं का है वो। अभ्यारण्यों की बात करें, जो पक्षी जो बिहार होते हैं वो यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो जौनपुर में कोई भी आपका अभ्यारण्य नहीं दिखाई देता है। अब यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं भाई। प्रशासनिक परिचय,
लोकसभा सीटें यहाँ पे आपकी 2 दिखाई देती हैं, एक आपकी जौनपुर दिखती है और एक मछली शहर दिखाई देती है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे 9 दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे लोग ज्यादा होंगे, पॉपुलेशन ज्यादा होगी। जौनपुर सदर दिखाई देता है, मछली शहर दिखाई देता है, कैराकत दिखाई देता है, मलहनी दिखाई देता है, बदलापुर दिखाई देता है। आपने देखी होगी एक मूवी बदलापुर, वो जौनपुर के अंदर ही आता है। फिर इसके बाद मडियाहू दिखाई देता है, शाहगंज दिखता है, मुंगरा बादशाहपुर दिखता है और जाफराबाद दिखता है। ये सारे के सारे 9 विधानसभा सीटें हैं और 2 लोकसभा सीटें हैं। ये पूछ लिया जाएगा कि भाई 2 लोकसभा सीट कहाँ पे हैं, जौनपुर और मछली शहर, यहाँ पे 2 लोकसभा सीट हैं। जनसंख्या की अगर बात करूं, पॉपुलेशन के विवरण की बात करूं, तो टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे कितनी है, 44,94,204 यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है। पुरुष जनसंख्या कितनी है भाई, आपकी 22,20,465। फिर उसके बाद महिला 22,73,739। अब देखो एक चीज समझना, यहाँ पे महिलाएं ज्यादा हैं, समझ में आ रहा है, महिलाएं ज्यादा हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे शहरी शिक्षा की बात करें तो आपको 7.71 परसेंटाइल दिखाई देगा। शहरी लिंगानुपात 934, शहरी साक्षरता दर 80.17, पुरुष साक्षरता दर 85.96, महिला 73.99। ये पूरा का पूरा आंकड़ा है। ये अगर याद करना चाहे तो कर सकते हैं, मेंस में काम आता है ये, ठीक है। प्रीलिम्स में मोटा मोटा चीजें आपके काम आती हैं। जैसे ग्रामीण जनसंख्या आपकी 92.29 दिखाई देती है। देखिए यहाँ देखिए लिंगानुपात, इसीलिए ओवरऑल बढ़ गया है, तो यहाँ पे 1000 से ज्यादा है। फिर ग्रामीण साक्षरता 70.81, पुरुष साक्षरता 83.61, महिला साक्षरता 58.67। अब महिला साक्षर नहीं होगी इसलिए बच्चे ज्यादा होते, बहुत सारे लोग ये कह देते हैं, तो हो सकता है एक कारण ये भी बन सकता है, ठीक है। दूसरा, साक्षरता दर 71.55 टोटल है ये, ठीक है, ये टोटल है। फिर पुरुष कितने होंगे, 83.80, महिला 59.81। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो टोटल है यहाँ का 1113 प्रति वर्ग किलोमीटर। बात करते हैं लिंगानुपात की, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा यहीं का है। ये अपने डाटा में रेड पॉइंट से लिख लीजिएगा, 1024 यूपी में सबसे ज्यादा यहीं का है। और जनसंख्या वृद्धि दर 14.89। ये क्वेश्चन आएगा भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रमुख कॉलेजेस को देख लेते हैं कि भाई प्रमुख कॉलेजेस कौन से हैं। पहला, यहाँ पे एक कॉलेज पड़ता है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, तो यहीं पे दिखाई देता है। एक कॉलेज है एलोपैथी का जो अभी बन रहा है, राजकीय एलोपैथी मेडिकल कॉलेज। एक जगह पड़ती है सतहरिया, जहाँ पे पेप्सी की इंडस्ट्री है, वहाँ पे आपको दिखाई देगा सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसे हम सिडा कहते हैं, 1989 में बनी थी। यहाँ पे एक विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है, जिसका नाम है तिलकधारी सिंह महाविद्यालय, 1914 में बना था। राजा कृष्णदत्त पीजी कॉलेज भी यहाँ पे दिखाई देता है। एक पीजी कॉलेज और भी है जिसका नाम है बयालसी पीजी कॉलेज। तो ये सारे के सारे कॉलेजेस यहीं पर दिखाई देते हैं। आपके यूपी के सिलेबस में लिखा हुआ है कॉलेजेस एंड संस्थान, वो सारे फिर इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं, और इसी के तहत हम उत्सव भी देख लेते हैं, मेले भी देख लेते हैं। यहाँ पे कृषि मेला लगता है, भादो छठ मेला लगता है, यहाँ पे यम द्वितीया मेला लगता है, यहाँ पे त्रिमुहानी मेला लगता है। और ये पूछा गया था एक बार, त्रिमुहानी मेला कहाँ लगता है, और एक मेला है सूरज घाट मेला। तो ये सारे के सारे मेले कहाँ पे लगते हैं भाई, यहीं पे लगते हैं आपके पूरे सेगमेंट में। अब कुछ दार्शनिक प्लेसेस हैं जो आपसे पूछी जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट अटाला मस्जिद यहीं पे दिखेगा, शर्की राजाओं ने बनवाई 1408 में। शाही किला 1362, लाल दरवाजा मस्जिद, शाही पुल 1564 में बना। झजरी एवं औरंगजेब मस्जिद, माँ शीतला चौकिया धाम, ये बहुत फेमस है यहाँ का। फिर जामा मस्जिद, राम मनोहर लोहिया पर्यावरणीय पार्क, हिंदी भवन बहुत फेमस है यहाँ का।
धर्मापुर एवं ऋषि जमदत्ती आश्रम, जिसे हम जमेथा गांव में देखते हैं, ये पूछा जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो बता देता हूँ। अटाला मस्जिद बहुत फेमस है यहाँ की, यहाँ का लाल दरवाज़ा मस्जिद भी बहुत फेमस है, शाही किला फेमस है, और माँ शीतला चौकिया मंदिर भी यहाँ का बहुत फेमस है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भाषा और संस्कृति की। तो यहाँ की मुख्य भाषा कौन सी होगी भाई? भोजपुरी होगी, क्योंकि बॉर्डर पे लगा हुआ है। फिर लोक नृत्य चौरसिया है। चौरसिया जौनपुर का मेन लोक नृत्य है ये चौरसिया। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं कृषि उत्पाद की, और मेन फसलें हैं यहाँ की धान, मक्का, जौ और मूली। इस तरीके से हमने पूरा वाराणसी कंप्लीट किया। वाराणसी में हमने चारों जिले कंप्लीट कर लिए। चारों जिले हमारे अब कंप्लीट हो चुके हैं, और पहला हमारा मंडल वाराणसी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब हम दूसरा मंडल उठाएंगे और उसको बढ़िया से पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि यहाँ से आपका पूरा यूपी स्पेशल कंप्लीट होता जाएगा, यहाँ तक कि मेंस तक की तैयारी आपकी बढ़िया से होती जाएगी। क्लियर है? इसको बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से इसको समझिए, चीज़ों को याद करते हुए चलिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।